जय हिंद साथियों, मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 7 को करेंगे दोस्तों। हम लोग इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक कर चुके हैं। आशा करता है दोस्तों कि जो भी हम लोग प्रैक्टिस सेट किया है उससे हमारा जो तैयारी है, जो रिवीजन है वो अच्छा हुआ होगा। आइए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो देखिएगा, पढ़िए आराम से। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्न में से क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस तारीख को राज्यसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। क्वेश्चन में पढ़िए क्या बोल रहा है दोस्तों कि राज्यसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। पहला, याद रखिएगा क्या चीज, पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन को पढ़िए पहले। क्या चीज, 26 नवंबर 1952 को, या 26 नवंबर 1951 को, या 13 मई 1952 को, या 3 अप्रैल 1950 को। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या चीज, 13 मई 1952 को पहला राज्यसभा का पहला सत्र का आयोजन किया गया था। उसी प्रकार याद रखिएगा, जैसे हम लोग राज्यसभा पढ़े तो साथ में लोकसभा के बारे में भी याद रखिएगा। अच्छी, लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। तो लोकसभा का भी पहला सत्र कब आयोजित किया गया था, 13 मई 1952 को है। 13 मई 1952 को है लोकसभा का भी पहला सत्र आयोजित किया गया था। उसी प्रकार अगर गठन का बात बोल दे कि लोकसभा का गठन, सॉरी क्या चीज, हाँ लोकसभा का गठन गठन और उसी प्रकार याद रखिएगा क्या चीज, राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन कब हुआ, लोकसभा का गठन कब किया गया था और राज्यसभा का गठन कब किया गया था। तो राज्यसभा का गठन दोस्तों लोकसभा से पहले यानी 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को याद रखिएगा, 3 अप्रैल 1952 को क्या चीज, राज्यसभा का गठन हुआ था। और लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो 17 अप्रैल 1952 को याद रखिएगा, 17 अप्रैल 1952 को क्या चीज, लोकसभा का गठन हुआ था। अब इतना पॉइंट हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग लोकसभा राज्यसभा है क्या दोस्तों, ये भी समझते हैं। अगर लोकसभा, हम लोग सबसे पहले समझेंगे संसद दोस्तों। क्या चीज, संसद। संसद का अगर अंग पूछे कि कितना अंग है, अगर पूछे कि संसद के कितने अंग है, अगर अंग पूछे तो कितना, 3 बताइएगा। संसद के 3 अंग है। 3 अंग कौन कौन है, 3 अंग कौन कौन है ये भी देखिए देखिए 3 अंग कौन कौन है। पहला याद रखिएगा क्या चीज, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्या चीज, राष्ट्रपति। ये 3, अगर संसद के अंग पूछे तो कितना, 3। और संसद के कितने सदन पूछे तो 2। केवल कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और अंग पूछे तो 3। ये बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमाता है ऐसे करके पूछता है। और ये भी ध्यान में रखिएगा, संसद की जिक्र जिक्र कौन सा आर्टिकल में किया गया, तो कौन सा, 79 आर्टिकल में। याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 79 में संसद का जिक्र किया गया। उसी प्रकार लोकसभा का जिक्र 81 में, और राज्यसभा का जिक्र 80 में, और राष्ट्रपति का जिक्र 52 में किया गया। भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, वो आर्टिकल 52 में कहा गया। राज्यसभा का जिक्र किस में किया गया है दोस्तों, तो 80, आर्टिकल 80 में, और ये लोकसभा का 81 में, 81 में, 79 में दोस्तों संसद का जिक्र किया गया। अब इतना हम लोग देख लिए कि लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब बताइएगा, लोकसभा अगर केवल लोकसभा पूछे तो 81, और लोकसभा अध्यक्ष पूछ दे कि लोकसभा का अध्यक्ष का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कब, और अगर लोकसभा का अध्यक्ष बोल दे, याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जिक्र किस आर्टिकल में? तो लोकसभा का याद रखिएगा 93 आर्टिकल नंबर याद रखिएगा। और अगर वही राज्यसभा पूछ दे, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए, यानी सभापति और उपसभापति होना चाहिए, ये किस आर्टिकल में जिक्र किया गया? तो आर्टिकल नंबर 89 में याद रखिएगा। ये दो आर्टिकल इधर से याद रखना और 4 आर्टिकल उधर बताए वो भी याद रखना। अब इसमें हम लोग पढ़ लें लोकसभा अब के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। एक तरफ लोकसभा देख लेते हैं, लोकसभा, और एक तरफ राज्यसभा, राज्यसभा हो गया, ठीक है। अब इसमें समझिएगा, अभी बताएं इसका जिक्र कितना में? 81 में, और इसका जिक्र आर्टिकल 80 में, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 याद ध्यान में रहना चाहिए। लोकसभा को ही दोस्तों हम लोग क्या के नाम से जानते हैं? युवा सदन, चाहे युवा का सदन बोला जाता है इसको, क्या चीज? युवा का सदन बोला जाता है, क्या चीज? युवा का सदन बोला जाता है। और इसको बुजुर्गों का सदन बोला जाता है, बुजुर्गों का सदन बोला जाता है, बुजुर्गों का सदन बोला जाता है। उसी प्रकार याद रखिएगा लोकसभा के बारे में और क्या ध्यान में रख सकते हैं? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए न्यूनतम? तो कितना? 25 वर्ष याद रखिएगा, क्या चीज? 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो बहुत बार पूछा गया दोस्तों, कितना? 30 वर्ष, ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें क्या चीज हम लोग ध्यान में रख सकते हैं? इसको लोकसभा को अस्थायी सदन बोला जाता है, क्या चीज? अस्थायी सदन बोला जाता है। इसको क्या चीज? राज्यसभा को अस्थायी सदन बोला जाता, राज्यसभा को अस्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा जो दोस्तों ये क्या चीज? भंग हो सकता है, क्या चीज? यह भंग हो सकता है, यह भंग हो सकता है, यह भंग हो सकता, लेकिन यह भंग नहीं हो सकता, यह भंग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, याद रखिए यह भंग नहीं हो सकता। अब इसमें एक बात और याद रखना, लोकसभा में अभी वर्तमान में कुल सीटों के अधिकतम, अगर अधिकतम पूछे, अधिकतम अधिकतम सीटों की संख्या पूछे तो कितना? 500। वर्तमान में बोले तो, वर्तमान में जो हम बताए भी है दोस्तों हाल ही में 2-3 वीडियो पहले में, 543। उसी प्रकार राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है? अधिकतम पूछे तो, अधिकतम पूछे तो कितना? 250। और अभी वर्तमान में पूछे तो कितना? 245। ये दो बात याद रखिएगा। अब इसमें देखिए इसका कार्यकाल कितना साल होता है? अगर लोकसभा का अध्यक्ष बनते हैं तो कितने साल तक आप कार्य कर सकते हैं? तो कितना कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। इसके बाद वाला में ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में, राज्यसभा का कार्यकाल ये अस्थायी सदन होता है, हम ऊपर में ही बताया क्या चीज? यह अस्थायी सदन होता है, ये पूर्णतः भंग नहीं होता है। इसका इसमें क्या चीज होता है दोस्तों कि 1/3 सदस्य हर 2 साल पे, हर 2 साल पे, 2 साल पर बदलते हैं, याद रखिएगा, बदलते हैं क्या चीज? राज्यसभा में। और इसमें क्या चीज? 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है लोकसभा का सदस्य के लिए। इतना पॉइंट याद रखिएगा। अधिकांशतः चांस है दोस्तों अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो बाहर नहीं जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो पढ़िए। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति का निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित था? तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है जो कहाँ के संविधान से लिया गया, जो हम लोग को भी जानना है। ये किस भाग में इसका जिक्र किया गया वो भी हम लोग जानेंगे, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके भी है। किस भाग में इसका जिक्र किया गया? तो भाग 4 में, याद रखिएगा क्या चीज? भाग 4 में हम लोग क्या चीज पढ़ते हैं? भाग 4 में क्या चीज? कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। और ये लिया कहाँ से गया? तो आयरलैंड के संविधान से, याद रखिएगा। और इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या? अब आइए, गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, जो
जो पूछ रहा कि कौन सा जो, जैसे मैं इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, भाग 4 का अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक में कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो गांधीवादी योजनाओं पर आधारित था, गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था, याद रखिएगा। वही क्वेश्चन में पूछ रहा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें एक ऑप्शन गांधीवादी। ऐसे तो हम बताते हैं पूरा फुल्ली, आगे पढ़िए ऑप्शन को, तब आगे बताते हैं। क्या चीज, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान वेतन की सुविधा, यह गांधीवादी योजना पर आधारित था? नहीं दोस्तों, याद रखिएगा। फिर समझिए, ग्राम पंचायतों की स्थापना करना, ये गांधीवादी योजना पर आधारित था, याद रखिएगा। क्या चीज, गांधीवादी योजना पर आधारित था ये। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये नहीं दोस्तों, ये आर्टिकल कितना, ये है तो नीति निर्देशक तत्व में ही, राज्य का नीति निर्देशक तत्व में भी है, नहीं है। जैसे समान, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन, ये भी हम लोग पढ़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये भी हम लोग 51 एक आर्टिकल 51 पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे दोस्तों। क्या चीज, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। आजीविका को पर्याप्त साधनों का अधिकार सुरक्षित करना, ये भी है जो क्या चीज, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। लेकिन गांधीवादी सिद्धांत नहीं था। गांधीवादी में कौन कौन से थे, ग्राम पंचायत का स्थापना करना। उसके बाद जैसे हम सिंपल बताते हैं, गांधीवादी से अगर क्वेश्चन पूछता भी है दोस्तों, याद रखिएगा, गांधीवादी योजना, गांधीवादी सिद्धांत पर कौन कौन सा था, गांधीवादी सिद्धांत पर कौन कौन सा था, जो याद रखेगा, आर्टिकल 40 पूछे, याद रखिएगा, आर्टिकल 40, जो अभी हम लोग ग्राम पंचायत पढ़ें। क्या चीज, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का गठन, ये किस पर आधारित था, गांधीवादी सिद्धांत पर। आर्टिकल, इसके बाद हम लोग को पढ़ना आर्टिकल 43, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योग को, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, ये भी गांधीवादी सिद्धांत पर था। फिर याद रखिएगा आर्टिकल 43 का क्या, सहकारी समिति, सहकारी, सहकारी समिति, ये भी गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था। और देखते हैं दोस्तों, और याद रखिएगा कितना हुआ, तीन आर्टिकल हुआ। उसके बाद आर्टिकल 46 याद रखिएगा, 46, इसमें किस चीज का जिक्र किया गया, आर्टिकल 46 में, तो एससी एसटी को, एससी और एसटी को क्या चीज, शिक्षा हित में बढ़ावा देना, आरक्षण पर प्राप्त करवाना, क्या चीज आर्टिकल 46 में बतलाता है। और फिर इसके बाद गांधीवादी पर और कौन कौन सा था दोस्तों, 4 हुआ, 40, 43, 43 का 46 और 47 याद रखिएगा, 47 और 48। आर्टिकल 47 क्या बताता है, हम लोग पढ़े हैं, क्या चीज, नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थ पर रोक, नशीले पदार्थ पर रोक, याद रखिएगा, नशीले पदार्थ पर रोक किस आर्टिकल में, आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 48 में पशु का जो दुधारू पशु है जो दोस्तों, उसको क्या चाहिए, मतलब जो जीव हत्या सब होता है वो नहीं होना, उसको और बढ़ावा देना, मतलब जो दुधारू पशु है वो सब उनके लिए अलग, मतलब उनको पालन पोषण करना, याद रखिएगा, उनको बचाव के लिए, वो आर्टिकल 48 में बताता है। ये जो कितना अनुच्छेद हुआ, 3 इधर और 3 इधर, ये 6 अनुच्छेद है। ये क्या चीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, याद रखिएगा। यही से क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा तो। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर कीटनाशक सांद्रता में प्रगामी वृद्धि को क्या कहा जाता है, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर कीटनाशक सांद्रता में प्रगामी वृद्धि को, याद रखिएगा, जो सांद्रता प्रगामी वृद्धि को क्या कहा जाता है, जैव आवर्धन कहा जाता है, या जैव रूपांतरण कहा जाता है, जैव संचयन कहा जाता है, या जैव निम्नीकरण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जैव आवर्धन, जैव आवर्धन कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों, अन्य नाम, और इधर एक तरफ क्या चीज लिखा हुआ है, नदी का नाम लिखा हुआ है, एक तरफ क्या चीज, नदी का नाम लिखा हुआ है। आइए इसको हम लोग मैच करते हैं, सिंपल सा। आइए क्या चीज लिखा हुआ है, बिहार का शोक,
हम लोग जानते हैं दोस्तों, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कौन सी नदी को कहा जाता है? तो आइए मिलाते हैं, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी नदी को। ठीक है। सोंगपो दोस्तों, याद रखिएगा, सोंगपो। सोंगपो सोंगपो किसको कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। बतलाते हैं इसके बारे में भी, सिंपल से याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सोंगपो को। सोंगपो के नाम से, सोंगपो के नाम से कहाँ जाना जाता? पहले हम लोग मैच कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे उसको। फिर ब्रीदगंगा। ब्रीदगंगा किसको दोस्तों? गोदावरी को। और वेटलैंड स्थलीकृत क्षेत्र चंबल को बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग दो नदी के बारे में प्रमुख रूप से जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है। चंबल नदी, चंबल नदी का उद्गम स्थल याद रखिएगा। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम चंबल इंदौर से दोस्तों, इंदौर मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, एमपी से इसका उद्गम स्थल है। कोसी नेपाल से, कोसी नेपाल से। ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा कि इसे अन्य, इसके बहुत, इनको जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बहुत नाम से जाना जाता है। जैसे में हम लोग अभी क्या चीज पढ़े? सांगपो। सांगपो क्या चीज है? एक नाम है किसका? ब्रह्मपुत्र का। सांगपो की कहाँ बोला जाता? तो सांगपो कहाँ बोला जाता है? याद रखिएगा, सांगपो, सांगपो कहाँ बोला जाता है? तो तिब्बत में। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता। इसका उद्गम स्थल भी देख लेते हैं दोस्तों। उद्गम, उद्गम कहाँ से हुआ था? तो मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के पास एक हिमनद है, ग्लेशियर है। वो ग्लेशियर का नाम क्या है? चेमा युंगडुम, याद रखिएगा, चेमा युंगडुम, चेमा युंगडुम ग्लेशियर। चेमा युंगडुम ग्लेशियर से मानसरोवर ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और वहाँ तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, दिहांग, दिहांग के नाम से कहा। तो एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश में कहा, क्या चीज के नाम से जाना जाता? दिहांग के नाम से, याद रखिएगा, शॉर्ट में लिखा है एपी, अरुणाचल प्रदेश। और फिर याद रखिएगा इसको यहाँ कहाँ दोस्तों? असम में। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र कहाँ बोला जाता है? सिंपल सा याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र कहाँ? तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र। और यही यही बांग्लादेश में दोस्तों, बांग्ला, बांग्लादेश में इसको क्या चीज के नाम से जाना जाता है? तो क्या चीज के नाम से? जमुना के नाम से, जमुना के नाम से। सिंपल सा याद रखिएगा, इसमें क्या चाहिए? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के चेमा युंगडुम से होता है, चेमा युंगडुम ग्लेशियर से होता है, जिसमें तिब्बत को तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो बोलते हैं। उसी प्रकार अरुणाचल में इनको ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग बोलते हैं। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है। और वही बांग्लादेश में क्या चीज? जमुना के नाम से जाना जाता है। इतना पॉइंट कम से कम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में याद होना चाहिए, सिंपल सा याद रखिएगा। ठीक है। अब कौन सा बच गया नदी? गोदावरी नदी। इसके बारे में तो हम पिछले वीडियो में ही पढ़ा है दोस्तों। ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से ये निकलती है। कौन सा नदी? गोदावरी नदी। और पूर्णा नदी हो गया, वेनगंगा हो गया, पेनगंगा हो गया, ये क्या चीज, किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। इतना पॉइंट हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में ही। आइए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यही दोस्तों वेटलैंड, देखिए हम लोग क्या चीज पढ़े थे? वेटलैंड स्थलाकृत क्षेत्र, यही वह क्षेत्र है, देख लीजिए मैप के अनुसार। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा रखने का सुझाव दिया था? क्या चीज बोल रहा है दोस्तों? किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा रखने का सुझाव दिया था? याद रखिएगा दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का जिक्र हम लोग आर्टिकल 51 के क्या में,
पढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों का जिक्र क्या चाहिए, आर्टिकल 51 के क्या में या ए में इसका जिक्र किया गया है, याद रखिएगा आर्टिकल 51 के क्या में, ठीक है। फिर उसमें क्या चीज बोल रहा है, जब उस इसको जोड़ा कब किया गया था दोस्तों, इसको मौलिक कर्तव्य को 10 मौलिक कर्तव्य स्टार्टिंग में जोड़ा गया था, 10 मौलिक कर्तव्य, याद रखिएगा 10 मौलिक कर्तव्य कर्तव्य को जोड़ा गया था कब, 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 को दोस्तों। 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। किस समिति के द्वारा जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, स्वर्ण, याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। समिति के आधार पर, ठीक है। और यही स्वर्ण सिंह समिति है जो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का ये इनका ही सुझाव था, स्वर्ण सिंह समिति का जो सुझाव था क्या चीज, मौलिक कर्तव्यों का जो पालन न करेगा उसको जुर्माना या सजा देना चाहिए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है दोस्तों, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है, तो 11 है, कितना है 11। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है, 11। 11वां कब जुटा, 11वां कब जुटा, 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कितना 686 नंबर वाला, याद रखिएगा कब हुआ था, 2002 में। और क्या जुटा है, तो क्या चीज 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता, इनके माता पिता को जिम्मेवारी दिया गया है कि अपने बच्चों को शिक्षा दिया जाए, अनिवार्य शिक्षा के बारे में जिक्र किया गया है, याद रखिएगा। इतना पॉइंट मौलिक कर्तव्य के बारे में ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कुछ भाग अपने समृद्धि खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। क्या बोल रहा है कि विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कुछ भाग अपने समृद्धि खट्टे फलों का उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, या भूमध्य रेखीय क्षेत्र, या अफ्रीकाई क्षेत्र, या कैरेबियाई क्षेत्र। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र दोस्तों। इसमें सेब संतरा बहुत पाया जाता है दोस्तों, दुनिया का बाग बोला जाता है, याद रखिए उसको क्या चीज, दुनिया का बाग, बाग मतलब क्या चीज, बगीचा, दुनिया का बाग बोला जाता है। यहाँ सेब हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, इसकी खेती बहुत, खेती नहीं बोल सकते, इसका मतलब भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बहुत अधिक पाया जाता है, याद रखिएगा क्या चीज, खट्टे फलों की उत्पादन अधिक होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र का मैप भी है दोस्तों। बादशाहनामा की रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई है। बादशाहनामा दोस्तों, पहले तो समझिएगा बादशाहनामा है क्या, बादशाहनामा में जानकारी किसको मिलती है, यही बात मेन है दोस्तों सीधा। तो बादशाहनामा की रचना किसने की, ऑप्शन पढ़िए, अबुल फजल ने, बाबर ने, अबुल हामिद लाहौरी ने, या इनायत खान ने। तो किसने दोस्तों, अब्दुल हामिद लाहौरी ने कैसी बादशाहनामा की रचना की। बादशाहनामा में किसकी जानकारी मिलती है, तो शाहजहां का, शाहजहां के शासनकाल का, शासनकाल का विस्तृत रूप से, और 20 शाहजहां के शासनकाल के 20 साल पहले की जानकारी भी मिलती है, याद रखिए 20 साल पहले की जानकारी भी मिलती है, पहले की भी जानकारी मिलती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समूह शून्य के तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है। समूह शून्य के तत्वों को, समूह शून्य के तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में जो हम लोग क्या पढ़े थे, आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग पढ़े थे कुछ, आधुनिक
आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कौन किया था? खोज किसने की थी? तो किसने? मोसले ने। याद रखिए, किसने? मोसले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किया गया था। उसके बाद हम लोग क्या क्या चीज, यह परमाणु किस पे आधारित था? परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या पर आधारित था। आधारित था, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? या परमाणु संख्या पर आधारित। इसमें 18 वर्ग और 7 अवर्ग, 18 वर्ग और 7 अवर्ग थे। उसी में जो पूछ रहा है कि शून्य, समूह शून्य के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो समूह शून्य के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है। क्या चीज? अक्रिय गैस। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? रेडियोधर्मी नहीं, अब क्रियाशील नहीं, अक्रिय गैस। यस, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अक्रिय गैस वाला दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। अक्रिय गैसों की संख्या याद रखिएगा। अक्रिय गैस किसको बोलते हैं? तो वर्ग 18 को, वर्ग 18 को, वर्ग 18 को, वर्ग 18 के क्या से बोला जाता है? समूह शून्य के और अक्रिय गैस भी किसको बोला जाता है? तो वर्ग 18 को। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, 15-20 मिनट में आवे बात कर रही ट्यूशन में। देखिए आगे आगे क्या चीज बोल रहा है? ई वर्ग और जो अक्रिय गैसों की संख्या कितना है दोस्तों? तो ऐसे प्राकृतिक रूप से तो कितना याद रखिएगा आप, प्राकृतिक रूप से कितना है? 6। एक जो मानव द्वारा बनाया गया, एक तरीका से बोल सकते हैं। क्या चीज? एक है जो ऐसे प्लस एक कर लीजिएगा, कुल कितना हो जाएगा? तो 7। 7 का नाम याद रखिएगा दोस्तों, सातों का नाम। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया दोस्तों, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। कितना हुआ? 2, 4। और एक नियॉन हो गया। और एक एक और याद रखिएगा, ऑक्जेनियम। ऑक्जेनियम जो ये एक बताया ना, ऑक्जेनियम याद रखिएगा, ये जो मानव द्वारा बनाया गया। क्या चीज? ऑक्जेनियम। 6 अक्रिय गैसों की संख्या कितना? कुल 7। ऐसे पूछे तो 6 भी बता सकते हैं। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पूर्वी घाट का हिस्सा है? नल्ला मलाई पहाड़ी, या सेवराय पहाड़ी, या अन्नामलाई पहाड़ी, या शेषाचलम पहाड़ी। पूछ क्या रहा है दोस्तों? कि पूर्वी घाट, ये इन जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शनों में कौन कौन सा ऐसे जो मतलब जो पहाड़ी है, जो क्या चीज, जो जो क्या चीज पूर्वी घाट की तरफ है। क्या चीज? पूर्वी घाट की तरफ है। याद रखिए कौन कौन से पूर्वी घाट की तरफ है। और ये हम लोग पढ़ते हैं नल्ला मलाई की पढ़ाई दोस्तों कहाँ है? हम लोग पढ़े हैं। ये वीडियो हम ये क्वेश्चन पहले किसी और के माध्यम से बताए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हम बताए भी है। नल्ला मलाई की पहाड़ी कहाँ है? कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में क्या चीज? नल्ला मलाई की पहाड़ी हो गया दोस्तों। सेवराय की पहाड़ी कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और अन्नामलाई की पहाड़ी ये भी तमिलनाडु में है दोस्तों। और क्या चाहिए? शेषाचलम की पहाड़ी ये भी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में। अब ये बताइएगा, हम लोग का पूछ क्या चीज रहा था कि पूर्वी घाट की पहाड़ी आंध्र प्रदेश किस तरफ है? हमारा जो मैप है भारत का, इसमें आंध्र प्रदेश किस तरफ है? पूर्वी पूर्व की तरफ है। तमिलनाडु किस तरफ है? पूर्व की तरफ है। हाँ। और क्या चीज? यही दो ऑप्शन में बना है दोस्तों। तो क्या चीज इनमें से चारों जो है ये कहाँ है? तो हमारा पूर्वी घाट पर है। आइए देखते हैं। केवल 1 2 नहीं, केवल 1 2 4 नहीं, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 वाला। ये जो चारों की चारों पहाड़ी है जो दोस्तों, वो कहाँ? हमारा भारत का पूर्वी क्षेत्र में है।
आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसको हम मैप से दिखाते हैं आपको दोस्तों। क्या चीज, इसको मैप से दिखाते हैं। ये हो गया हमारा क्या चीज, पैसिफिक सी यानी प्रशांत महासागर, और ये हो गया हमारा क्या चीज, अटलांटिक ओशियन मतलब अटलांटिक महासागर। और यही ये दोनों को कौन जोड़ने का काम करती है, तो मैगलन की संधि। याद रखिएगा, देखिए दोस्तों क्या चीज, मैगलन, स्ट्रेट ऑफ मैगलन। मैगलन की जो, यही मैगलन की जो संधि है यही जोड़ने की काम करता है, याद रखिए। मैगलन जल संधि, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मलक्का जल संधि नहीं, सुंडा जल संधि नहीं, मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि ही इसको जोड़ने का काम करता है। इसको मैप में ध्यान में रखिएगा। मैप में कहाँ है मैगलन जल संधि, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या चीज, मैगलन जल संधि क्षेत्र है। इधर अटलांटिक और इधर प्रशांत महासागर हो गया। अच्छा, इसी प्रकार और याद रख सकते हैं दोस्तों, जैसे में हम लोग अभी क्या चीज पढ़े, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है, मैगलन जल संधि द्वारा जोड़ा जाता है। उसी प्रकार मलक्का जल संधि किसको जोड़ता है, मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि किसको जोड़ता है, ये ध्यान में रखना। तो मलक्का जल संधि किसको जोड़ता है, सुमात्रा और मलेशिया को, सुमात्रा और मलेशिया को। ये बहुत बार पूछा गया, ये 3-4 जो लिखवा रहा है इसको ध्यान में रखिए कम से कम। मलक्का एवं मैगलन जल संधि अटलांटिक और प्रशांत महासागर, उसी प्रकार याद रखिएगा मलक्का जल संधि सुमात्रा और मलेशिया के बीच में। फिर डोबर याद रखिएगा, एक क्या चीज, डोबर जल संधि, डोबर जल संधि। डोबर किसके किसके बीच में है, तो इंग्लैंड और किसके किसके बीच में, फ्रांस के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। फिर उसके बाद याद रखिएगा कौन कौन, मैगलन हो गया, मलक्का हो गया, डोबर हो गया दोस्तों, और एक याद रख सकते हैं सुंडा जल संधि, याद रखिएगा क्या चीज, सुंडा। ये भी बहुत बार पूछा गया, सुंडा। सुंडा जल संधि किसके बीच में, तो जावा, जावा और किसको जोड़ता है, जावा और सुमात्रा को। हाँ, जावा और सुमात्रा को जोड़ता है, याद रखिएगा, जावा और सुमात्रा को। 3 इधर हो गए दोस्तों और एक उधर, 4। फिर से एक बार रिवीजन करवाते हैं। क्या चीज, सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा को जोड़ता है। डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है। मलक्का जल संधि सुमात्रा और मलेशिया को जोड़ता है। उसी प्रकार अभी हम लोग क्या चीज पढ़े, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है, तो मैगलन जल संधि। याद रखिएगा क्या चीज, मैगलन जल संधि जोड़ता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लस ICS टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसका पीडीएफ पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।